हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। और इस वीडियो में हम लोग अगेन जो अपना जो सीरीज चल रहा है ईपीएफओ का, उसमें एक और वीडियो डिस्कस करेंगे जो कि एक एक्ट है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959। तो जैसे कई सारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हैं उसका कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए थ्रू नोटिफिकेशन। वो नोटिफिकेशन किसको देना पड़ेगा? मान लीजिए कि एक कंपनी है एबीसी, ठीक है, एबीसी एक कंपनी है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है तो किसी लोगों को पता चलना चाहिए ना, तो इसका नोटिफिकेशन इसको देना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। और फर्दर ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है इस नोटिफिकेशन को जनता के पास पहुंचाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से पता चलता है आपको कि हाँ यहाँ नौकरियां निकली हुई हैं। तो इसके लिए ये एक्ट लाना जरूरी था, बिकॉज पहले कंपनियां जो हैं, इंडस्ट्रीज जो थी, फैक्ट्रीज वगैरह, वो क्या है, जॉब वगैरह कुछ अगर निकलता था तो नोटिफिकेशन ही नहीं देती थी, कैसे सिलेक्शन हो रहा है क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता था। इसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो जबरदस्त हेल्प मिलने वाला है आपको। ओवरऑल लेबर लॉ से रिलेटेड जो हम लोग एक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वही है ऑब्जेक्टिव कि कंपल्सरी नोटिफिकेशन देना पड़ेगा ऑफ द वैकेंसीज टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। मान लो कोई भी कंपनी है, इस केस में अपना एबीसी है, यहाँ पे 10 पोस्ट खाली हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसको, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ये नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि 10 बंदे चाहिए हमें हायर करना है, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन, ये प्रोसीजर रहेगा, ये सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। फर्दर ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इसको जनता तक पहुँचाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये सेक्शन 4 कहता है। ठीक है, सेक्शन 4 इस एक्ट का कहता है कि कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, और यही है इसका, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव। इसके बाद बात करें अप्लीकेबिलिटी की, तो ये कहाँ कहाँ लागू होता है, कौन कौन से ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे ये लागू होता है, तो ये बताया जाता है थ्रू बाय द गवर्नमेंट थ्रू ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में निकाला जाता है कि ये कंपनियां, ये जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, इनको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का, वो कहता है कि ये जो एक्ट है वो कई सारे जगह लागू नहीं होगा। वैसी जगह पे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, वो एरिया अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वहाँ पे नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर वो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ये नोटिफिकेशन, ये इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डोमेस्टिक सर्विस, जैसे कि हमारे घरों में कोई आप जैसे नौकर रखते हो या फिर डोमेस्टिक हेल्पर रखते हो, उसके लिए मान लो आप आपको चाहिए या फिर कोई आता है कोई मतलब आपके पास, तो उसके लिए कोई भी मतलब नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बताओगे कि मेरे पास वैकेंसीज है, मैं घर पे हूँ और मेरे घर पे एक सर्विस हेल्प चाहिए। तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जिसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ये इन्फॉर्मेशन देना पड़े। तो ये सारे एरिया जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक सर्विस, ये सब बाहर है इस एक्ट से। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी यूनिट में, फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है जो कि लेस देन 3 मंथ्स का है, टोटल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने से कम का है, लेस देन 3 मंथ्स है, तब भी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अनस्किल्ड ऑफिस वर्क में कोई काम, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, जैसे कि अनस्किल्ड ऑफिस वर्क में क्या हो सकता है, जैसे कि जैसे मान लो एक पोछा लगाने वाला हो, कुछ झाड़ू लगाने वाला, इस तरीके का, तो उसके लिए भी ऑफिशियल ऑफिस अनस्किल्ड जो ऑफिस वर्क है, इसके लिए नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। इसके अलावा जो स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट के लिए, अगर पार्लियामेंट के स्टाफ को नियुक्त किया जाता है, वहाँ पे वैकेंसी होती है, तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट बताएगी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कि हमारे यहाँ ये जो स्टाफ है वो उसकी वैकेंसी खाली है। ठीक है, पार्लियामेंट के भी स्टाफ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को नहीं देना होता है। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर एरिया याद रख लेना, इससे हो सकता है सवाल आ जाए। इसके बाद सेक्शन 5, इस एक्ट का सेक्शन 5 कहता है
कि जो एम्प्लॉयर है उसको स्पेशली जो PSU कंपनियां हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो भी कंपनियां होती है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की, उनमें अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो उनको अगर मान लो उनसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगा गया गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के तहत कि भाई ये या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। अगर सेंट्रल PSU है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मांग सकती है इंफॉर्मेशन, रिटर्न मांग सकती है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से। मान लो इस केस में ये गेल एक कंपनी है, गेल एक सरकारी कंपनी है और यहाँ पे गेल से मांगा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई ये PSU भी है, इससे मांगा गया कि आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी में कब जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ, कितना भरा आपने। तो इस पर्टिकुलर गेल कंपनी को इन्फॉर्मेशन एज ए रिटर्न जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई स्टेट की PSU है तो उसको भी रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। तो सेक्शन 5 कहता है कि जो PSUs हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, उनको फर्निश करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू वैकेंसीज विच इज जनरेटेड और लाइकली टू जनरेट, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 5। अब इस एक्ट में कुछ रूल्स भी हैं, ये सेक्शन के अलावा कुछ रूल्स भी बनाई गई हैं। तो रूल नंबर 5 कहता है कि टाइम लिमिट फॉर नोटिफिकेशन। मान लो आपके यहाँ आप एक कंपनी हो, ABC हो, और आपको पता चला कि आपका 10 वैकेंसी आपका खाली है और आप चाहते हो कि आप 25 तारीख को एग्ज़ाम करा लो। कोई भी मंथ चल रहा हो, उस मंथ के 25 तारीख को एग्ज़ाम कराना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको 15 दिन पहले यानी कि 10 तारीख से पहले आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। एटलीस्ट 15 डेज बिफोर आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? इसके अलावा अगर मान लो आपका एग्ज़ाम आप कंडक्ट कर लेते हो 25 तारीख को, तो आपको 15 दिन बाद फिर इसका रिजल्ट भी देना होता है। लेकिन जनरली जो इस्टेब्लिशमेंट्स है वो इतने जल्दी रिजल्ट देती नहीं है, कई दे देती हैं कई नहीं देती हैं, ठीक है। और इसमें कुछ अपना रीजन सबमिट कर देती हैं। इसके बाद बात करें पेनाल्टीज की, तो अगर ये एक्ट कोई फॉलो नहीं करता है या फिर इसका जो सेक्शन 4 है कि मान लो कंपलसरी नोटिफिकेशन आपको देना ही देना है, वैकेंसी जनरेट हुई है, अगर वही आपने कॉन्ट्रावेन कर दिया, उसी को फॉलो नहीं किया, तो आपके ऊपर, मतलब आप एक एम्प्लॉयर हो, आपके ऊपर 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है, आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर मान लो आप दोबारा ये रिपीट करते हो तो आपसे 1000 रुपये पर टाइम, मतलब जितनी बार रिपीट करोगे गलती, 1000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। आपको ये अमाउंट छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये पुराना एक्ट है तो इसलिए इसमें रिवीजन भी नहीं आया। इसके अलावा फर्निश करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करना ही करना है, अगर आपने ये सेक्शन 5 को फॉलो नहीं किया, आपने इन्फॉर्मेशन या फिर रिटर्न फर्निश नहीं किया, आप फेल हो गए फर्निश करने में, या फिर आपने मना कर दिया, या फिर आपने फॉल्स जो है इन्फॉर्मेशन या फिर रिटर्न फर्निश किया, जमा किया, तो आपको फर्स्ट टाइम पे 250 रुपये का जुर्माना। अगर ऐसा आप रिपीट करोगे तो 500 रुपये, जितनी बार करोगे रिपीट उतनी बार 500 रुपये आपसे लिया जाएगा। तो ये है कुछ प्रावधान जो थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959 से रिलेटेड। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक बनता है, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।